नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, वो भी चित्रों सहित। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तब तक जिन भाई बहनों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं आज की इस श्रृंखला में। क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले चलते हैं पेरिस, और पेरिस में सबसे ज़्यादा फेमस जो चीज़ है आप समझ ही गए हो, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, अर्थात पीसा की मीनार। इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीसा को वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना माना जाता है। अपने निर्माण के बाद से ही यह मीनार लगातार क्या हो रही थी, लगातार नीचे की ओर झुक रही थी। इसी झुकने की वजह से वह दुनिया भर में भी मशहूर रही, और इस वजह से यह खतरा बना हुआ था कि दिन गिर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों ने और कुछ चीज़ों से इस टाइप इसको सुरक्षित रखा गया है। और ये काफ़ी अच्छी दिखाई देती है, काफ़ी ऊंचा है। और ये आप देख सकते हैं, ये पेरिस की मीनार है। ये पेरिस की मीनार आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए इस टाइप में। ये पेरिस की मीनार है, देखिए नीचे से झुकी हुई जा रही है। ये एंगल इसका झुका हुआ है, ये पेरिस की मीनार है। ठीक है ना। इस पे ये एक मुख्य रूप से घंटा घर के रूप में, या जो है ना आपको इसमें देखिए, आपको शायद इसमें ढंग से विजुअल नहीं है, यहाँ पे घंटा लगे हुए हैं, घंटाघर के रूप में इसका यूज किया जाता था। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। ये रोमन कैथोलिक संबंधित रखती है, ये रखती है रोमन कैथोलिक धर्म से संबंधता है रोमन कैथोलिक धर्म से। और इसका जो आपका, एक मिनट, ओके, इसके बाद देखिए आगे आपको दिखाई दे रहा होगा ये पीसा नियामनी। अवस्थित जानकारी देख लेते हैं, जिला कौन सा है। जिला लगता है इसका टस्कैनी, टस्कैनी ज़िले में है ये, और इसका टस्कैनी ज़िले में स्थित है। इसके आगे देखते हैं क्या है। भौगोलिक निर्देशानुसार आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं वास्तु विवरण। और इसकी ऊंचाई देख लेते हैं, 55.56 मीटर, यानी 183.3 फीट इसकी टोटल ऊंचाई है। और ये संगमरमर से बनी हुई है। पार्थेनन अगला है, पार्थेनन। अब पार्थेनन क्या है देखते हैं। पार्थेनन यूनानी एक्रोपोलिस एक मंदिर है, जो एक युवती की देवी एथेना को समर्पित है। और ग्रीस, जिसे एथेंस के लोग अपने संरक्षक देवता मानते थे, अपनी शक्ति, जब यह साम्राज्य अपनी शक्ति की सर्वोच्च ऊंचाई पर था, तब इसका यानी पार्थेनन का निर्माण किया गया था। प्रारंभ में यह एक मंदिर था। ठीक है। इसका निर्माण 447 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। भवन की सजावट 432 ईसा पूर्व तक जारी रही, और यह 338 में पूरा हो गया था, लेकिन बनने के बाद भी इसमें सजावट का काम काफ़ी समय तक लगातार जारी रहा। यूनानी कलाकार जो बहुत अच्छे उस समय के कलाकार माने जाते हैं, इन्होंने लगातार इसका निर्माण किया और खूबसूरती में चार चांद लगाए। दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासतों की अगर बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक स्मारकों में यूनानी संस्कृति यूनानी मंत्रालय वर्तमान में आंशिक रूप से जो बर्बाद हो चुकी संरचना है, इसे फिर से क्या कर रहा है, ये फिर से इसको सहेज रहा है। और ये है पार्थेनन, देखिए ये पार्थेनन है। पार्थेनन ये आप देख रहे हो, ये पार्थेनन है। और इसकी कहानी काफ़ी बड़ी है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके बारे में डिटेल से वीडियो बना दूंगा। और ये तीन तीन धर्मस्थलों की धर्मस्थली रही है। एक्चुअल में पहले यह एक मंदिर था, उसके बाद इसे एक चर्च में तब्दील किया गया, और फिर इसके बाद इसे एक मान सकते हैं मस्जिद के रूप में तब्दील किया गया था। और इसके बाद इसका विध्वंस हुआ। इसकी कहानी काफ़ी लंबी है, आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आपको अभी इतना याद रखना है कि यूनान में है ये, इसका नाम पार्थेनन है। और इसके बारे में जो मैंने एक आपको जानकारी दी कि यह पहले मंदिर था, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा विवरण यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यह एक यूनानी मंदिर था। वास्तुकला या शैली की अगर बात करते हैं तो ये शास्त्रीय वास्तुकला पर स्थापित किया गया था। स्थान आप देख सकते हैं एथेंस में है, जिसे यूनान भी कहते हैं। वर्तमान में यह एक संग्रहालय के रूप में है, और इसका निर्माण शुरू हुआ था 447 बीसी में, और इसका जो संपन्न हुआ था वो 438 बीसी में हुआ था। इसे ध्वस्त किया गया था। मैं अब क्या बताऊँ आपको, ये कहानी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पूरी बता दूंगा अगली वीडियो में, लेकिन अभी केवल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण है उतना ही मैं अभी बता रहा हूँ। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए ये देखिए
इस मंदिर में ये जो मूर्ति है इनकी ही यहाँ पर मूर्ति थी और इसे पहले प्रारंभ में इसे मंदिर माना जाता था। वैसे यूनान की संरक्षक देवी के रूप में इसको जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये यूनान की संरक्षक देवी के रूप में इनको पूजा जाता था, इनकी पूजा की जाती थी। ये है यूनान की पार्थेनन में जिनकी प्रतिमा थी, आप देख सकते हैं। इनके हाथों में देखिए इस टाइप अपन मान सकते हैं कि ढाल जानते हो, ढाल जो बचाव के लिए होती है, इस टाइप में ढाल को पकड़े हुए, अगर मैं इस प्रकार से आपको पूरा बताऊं तो इस टाइप में ये मूर्ति है और ये एक हाथ में एक ढाल पकड़े हुए हैं, आपको दिखाई दे रही है ढाल, ये ढाल पकड़े हुए और इस पर देखिए कई सारे चित्र उस समय के युद्ध के चित्र भी इस पर बने हुए हैं। और ये इसे यूनान की संरक्षक देवी माना जाता है, अर्थात ये ऐसा माना जाता है कि इन्होंने यूनान की रक्षा इन्हीं देवी ने की है, या फिर ये संरक्षण प्रदान करती है यूनान को। इस टाइप में ये संग्रहालय बना हुआ है यूनान में, पार्थेनन में। और ये अब तो इसे संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है, क्यों ये अगर पहले इसे आक्रमण में टूट भी गया था, पूरी तरह बिखर गया था, लेकिन ये सबसे पुरानी इमारत है और जो अभी भी संरक्षित है। इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है और अभी वर्तमान में यह एक संग्रहालय के रूप में स्थित है। देखिए इस तरह इसे ये यूनान में जो पार्थेनन है, पार्थेनन की ये देवी हैं, इसे संरक्षण की देवी माना जाता है, यूनान की रक्षा यही करती हैं ऐसा माना जाता है। इनके पैरों तले देखिए इस टाइप में इस सैनिक टाइप के कुछ छपे ये चित्रित किए हुए हैं, मूर्ति टाइप की, काफ़ी बड़ी स्टेचू है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है आपका ये मूर्ति, आपको मैंने समझाने के लिए ये यहाँ लगा के रखी थी, ये म्यूज़ियम है। देखिए म्यूज़ियम है, आपको दिखा भी दे रहा हूँ, म्यूज़ियम के टाइप का बना के रखा है यहाँ पे। और रात में जब इसकी लाइटिंग होती है तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी आकर्षक लगने लगता है। अगला है रूस का क्रेमलिन। देखिए अब आते हैं क्रेमलिन पर। क्रेमलिन क्या है? सामंतवादी युग में विभिन्न नगरों में जो दुर्ग बनाए जाते थे, दुर्ग यानी किले टाइप के बनाए जाते थे, उसे क्रेमलिन कहते थे। और इनमें जो वो मेन वाले दुर्ग हैं या मुख्य दुर्ग हैं उसे मास्को में है, नोवगोराड, काजान और प्स्कोव, अस्ट्राखान और रोस्टोव, ये सारी दुर्ग हैं। ये लकड़ी या पत्थर की दीवारों से बने थे और रक्षा के निमित्त इन पर ऊपर बुर्जियां बनाई गई थीं। ये दुर्ग मध्यकाल में रूसी नागरिकों के धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में थे। फलतः इन दुर्गों के भीतर ही राजप्रसाद, गिरजाघर और सरकारी भवन और बाजार भी बने होते थे। अब मैं दिखाई देता हूँ क्रेमलिन कैसा है, काफ़ी सुंदर दिखाई देता है क्रेमलिन। और वर्तमान में क्रेमलिन जो है, देखिए क्रेमलिन ये कोलोमना का क्रेमलिन है। और जो अभी वर्तमान में जो टोक्यो क्रेमलिन है, इसके अलावा अगली जो इमारत है वो है टोक्यो की इम्पीरियल पैलेस। इसमें ये क्या है कि इसमें यह एक संग्रहालय के रूप में है और इसमें कुछ शाही परिवार के कुछ चीज़ें रखी गई हैं। इसका नाम है टोक्यो की इम्पीरियल पैलेस। देख लेते हैं, टोक्यो की ये इम्पीरियल पैलेस है, इसे कहती है इम्पीरियल पैलेस, ये टोक्यो की है। देखिए इस टाइप में यहाँ बना हुआ है, ये पुल के उस साइड बना हुआ है इम्पीरियल पैलेस। शिमोन इशिबाशी पुल जो इम्पीरियल पैलेस के मुख्य द्वार की ओर जाता है, ये उसके सामने पुल बना हुआ है, उसके जस्ट पीछे इम्पीरियल पैलेस है। अब देख लेते हैं, ये है क्रेमलिन। मैं जिसे बताना चाहता ये क्रेमलिन है, काफ़ी सुंदर लगता है, डिज्नीलैंड के जैसा ही लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। आपने देखा भी होगा कई बार कार्टून्स में भी दिखाया जाता है, इसे क्रेमलिन कहते हैं। ये क्रेमलिन है, काफ़ी सुंदर लगता है और यहाँ पर राष्ट्रपति का निवास स्थान भी होता है और यहाँ वो रहते हैं, निवास करते हैं। ये क्रेमलिन था। अब आते हैं मिस्र की तरफ। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फेरो सम्राट के लिए बनाया गया स्मारक स्थल है। इसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को हम मम्मी की भी कहते हैं, आपने देखा भी होगा। इनके शवों के साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, खाद, बर्तन, यंत्र, हथियार, जानवर, कभी कभी तो इनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। ये हैं गीजा के पिरामिड और ये काफ़ी विश्व की सबसे ज़्यादा पुरानी इमारतों में इनको गिना जाता है और ये काफ़ी मेहनत से बनाए गए थे, रेगिस्तानी क्षेत्र में बनाए गए हैं। सबसे बड़ा ताज्जुब ये है कि इन पिरामिडों को बनाने के लिए किसी इंसान ने किस तरह इन पे पत्थर को रखा होगा। इनकी जो ज्यामिति है वो संरचना काफ़ी अद्भुत है। और ये मिस्र के गीजा के पिरामिड हैं, ये 3 पिरामिड हैं। इसे किंग का पिरामिड जो बीच में है, किंग का पिरामिड कहते हैं।
और इसमें ऐसा माना जाता है इनकी मम्मियों को सुरक्षित रखने के लिए इसको बनाया जाता था। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से और देखते हैं थोड़ा सा। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहाँ अभी भी उनकी गौरव गाथा कह रहे हैं। 138 पिरामिड मिस्र में हैं। काहिरा के एक नगर है जिसे गीजा कहते हैं। गीजा में 3 तीन जो पिरामिड हैं वो हैं। और इसमें गीजा का ग्रेट पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्य या जो अजीब गरीब कह सकते हैं, आश्चर्य कह सकते हैं, उनमें केवल यही शेष बचा है जिसे काल प्रभाव भी ख़त्म नहीं कर पाया है। देखिए इसके सामने यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये गीजा के किसी देवता की या किसी देवी शक्ति जिसे वो अपने श्रद्धा भाव रखते होंगे। ये इंसान का सिर और इंसान के सिर के ये धड़ है, जो इंसान का सिर इंसान का है और बाकी शरीर सब शेर का बना हुआ है। ऐसा लगता है शेर इसकी रखवाली कर रहा हो। ये वहाँ के मैथिकल कैरेक्टर है कोई, ठीक है ना। इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं पता है। मिस्र के लोग इस टाइप में कोई जब मर जाता तो इस टाइप में उसके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उसकी ममीज़ तैयार करते थे। इस टाइप में ममीज़ होती थी। देखिए आप देख रहे हो ये देखिए इस टाइप में ये लोग मम्मी को तैयार कर रहे हैं। ये देखिए इसका मुखौटा है और ये मम्मी को तैयार कर रहे हैं। ये काफ़ी यूनानी चिकित्सक होते थे जो काफ़ी होशियार माने जाते थे चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला देखते हैं। ये इनकी ज्योमेट्री देखिए, ये 3 खंडों में बटा होता है। जो मिस्र का गीजा का पिरामिड है वो 3 खंडों में है। सबसे पहले ये आप देख रहे हो क्वींस चैम्बर है, उसके बाद किंग चैम्बर है, उसके बाद ग्राउंड चैम्बर है। देखिए कितने चैम्बर हैं इसमें, 3 चैम्बर्स हैं। बिग पॉइंट, स्मॉल पॉइंट और शेफ्ट्स एक इस टाइप में अलग अलग हैं। और अब इनमें हवा के लिए व्यवस्था है। और इनका एक मुख्य विशेषता ये है कि इतनी भीषण गर्मी में इनके अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री से ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। एक आश्चर्य वाली बात है। अगला है, देखिए जब ये सूर्य अस्त होता है या सूर्य उदय होता है तो इस टाइप में दिखाई देता है। सूर्य अस्त के समय, सूर्य उदय के समय का है ये चित्र। सूर्य उदय होता है तो इस टाइप में दिखाई देता है, बड़ा ही सुंदर लगता है। अगला देखते हैं। अगला है सिडनी का ओपेरा हाउस। अब ओपेरा हाउस क्या है? सिडनी का ओपेरा हाउस एक बहुत मशहूर कला केंद्र, प्रदर्शन केंद्र है। ये सिडनी के हार्बर में स्थित है। न्यू सिडनी के न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में 20वीं सदी का सबसे प्रसिद्ध और विशिष्ट इमारतों में से एक है। ये सिडनी का ओपेरा हाउस कहते हैं। आपने खूब देखा भी होगा। इसमें कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और ये अंदर से काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। ये सिडनी का ओपेरा हाउस है और पास में ही आपका दिखाई दे रहा होगा कितना सुंदर मनमोहक दृश्य हैं। ये ब्रिज भी बना हुआ है, ब्रिज के जस्ट बगल से ही है ये। और ये इसमें देखिए यूनेस्को डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन 28 जून 2007। ये 2007 में इसे विश्व विरासत में, यूनेस्को की विश्व विरासत में इसको शामिल किया गया था, जो 28 जून 2007 को। अगला देख लेते हैं। अगला इंडिया के ताज, इंडिया का शान, इंडिया की ताज की आप जानते हो ये मुमताज़ महल की याद में उनके जो शौहर थे उन्होंने बनवाया था और शाहजहां ने इसको बनवाया था। ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसके चारों तरफ बगीचे बाग लगे हुए हैं। इसमें मस्जिद भी है। इसके बीचों बीच आपको मैं अंदर का दिखा दूं। असल में ताजमहल को उस्ताद अहमद लाहौरी को इसका प्रधान वास्तुकार मानते हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं इसके अंदर है क्या। ताजमहल के अंदर 2 टॉम्ब हैं, 2 कब्र हैं। देखिए आपको दिखाई भी दे रही होंगी। ये टॉम्ब या कब्र बिल्कुल बीचों बीच, ताजमहल के बिल्कुल बीचों बीच जो बनी हुई चीज़ है वो है टॉम्ब या कब्र। आप जाएंगे तो आपको एक ऊंची कब्र मिलेगी, एक थोड़ी सी उससे नीची है कब्र। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो नीची छोटी कब्र है ये है मुमताज़ की कब्र और ये है आपके शाहजहां की कब्र, ठीक है ना। ये बिल्कुल बीचों बीच इन दोनों की कब्र बनी हुई है। इसे ये देखिए इस टाइप में बनी हुई है और इन झरोकों से आप इनको देख सकते हो। चारों तरफ इनको इस टाइप में संगमरमर की जालियाँ लगी हों। इन झरोकों से ही आप इनको अंदर से निहार सकते हो। ये बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई है मुमताज़ की और शाहजहां की एक कब्र है, टॉम्ब है, जो कि ताजमहल के बिल्कुल अंदर एवं बीचों बीच बना हुआ है। अब आते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये न्यूयॉर्क के हार्बर में है और एक विशाल मूर्ति है। आप देख सकते हैं ये स्टैचू लिबर्टी है।
स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कहते हैं, न्यूयॉर्क के हार्बर में स्थित है। ये विशाल मूर्ति है। यह तांबे की मूर्ति 151 फुट लंबी है, लेकिन चौकी या आधारशिला को मिलाकर यह 305 फुट ऊंची हो जाती है। यह 22 मंजिला इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए, इसके ताज तक भी पहुंचा जा सकता है। ये मूर्ति है ना, यहाँ से आप एंटर करेंगे, एंटर करते करते इसके अंदर तक पहुंचते पहुंचते इसके ताज या जो ऊपर सिर पर जो क्राउन है ना, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको 354 घुमावदार सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। अमेरिकन क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमेरिका क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर तांबे की बनी ये मूर्ति 1886 में अमेरिका को दी थी, और 2010 का अनुमान है कि इस मूर्ति को देखने हर रोज़ 12 से 14 हज़ार लोग आते हैं। अगले चलते हैं आईफिल टावर। ये आईफिल टावर जो आप जानते हो पेरिस फ्रांस में है। यह लोहे का टावर है। इसका निर्माण 1887 से लेकर 1889 में सैंप दे मार्श में शीन नदी के तट पर या पेरिस में हुआ था, और यह टावर विश्व के उल्लेखनीय निर्माणों में से एक है और फ्रांस की संस्कृति का एक प्रतीक भी है। आईफिल टावर की रचना गुस्ताव आईफिल के द्वारा की गई थी, और उन्हीं के नाम पर इसे आईफिल टावर का नाम इसका दिया हुआ है। आईफिल टावर की रचना 1889 में वैश्विक मेले के लिए की गई थी। एक मेला लगा हुआ था। जब आईफिल टावर का निर्माण हुआ तो उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी यह। आज की तारीख में टावर की ऊंचाई 324 मीटर है, जो कि पारंपरिक 81 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। ठीक है ना। बगैर एंटीना शिखर में यह इमारत क्या, एक मिनट, शहर के, मैं बताना भूल गया, शहर की यह सबसे ऊंची इमारत है, और इस 3 मंजिला टावर यह पर्यटकों के लिए 385 दिन खुला रहता है। 365 दिन खुला रहता है। 365 दिन साल भर खुला रहता है। यह टावर पर्यटकों द्वारा टिकट खरीद के यहाँ पर इसे आप देख सकते हैं, निहार सकते हैं इसकी खूबसूरती को। ये रहा आईफिल टावर। ये आईफिल टावर है, देखिए इस टाइप में ये आईफिल टावर बना हुआ है। अब चलते हैं डेनमार्क। आपने पवन चक्की का नाम सुना होगा, देखी भी होगी। जब दूर से देखने पर इसके पंख हवा की रफ्तार में घूमते नज़र आते हैं तो ये बहुत छोटी नज़र आती है। इसके धीमे धीमे घूमने पर आपको बहुत ही आश्चर्य हो जाएगा, लेकिन यह बहुत बड़ी है। जी हाँ, अगर हम इसके बारे में देखें तो हम भाषा में चकित हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं, डेनमार्क के मेडे में विश्व की सबसे बड़ी पवन चक्की लगाई गई है, और इस चक्की में 80 मीटर लंबे ब्लेड, सोचिए कितने, 80 मीटर लंबे ब्लेड। इस पवन चक्की की ऊंचाई 220 मीटर है, 220 मीटर। इस पवन चक्की से एक दिन में 2,60,000 किलोवाट बिजली बनाई जाती है। और आप देख सकते हैं कि अपने एमपी की बात करूं तो मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में भी बड़े पैमाने पर विंड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। खैर अभी अपन बात इसकी, ये इंडिया में है, लेकिन ये पवन चक्की जो मैंने आपको बताई है ये डेनमार्क की है, और ये इस टाइप में लगाई गई है। काफ़ी बड़ी होती हैं ये। इस टाइप में देखिए इसे टांगा गया इस प्रकार से, इसको क्रेन के माध्यम से। अब चलते हैं चीन की दीवार। अब चीन में फेमस जो चीज़ है वो चीन की दीवार है। यह चीन की दीवार काफ़ी लंबी है, और ऐसा माना जाता है कि इसे चीन की रक्षा करने के लिए या दुश्मनों से अपने आप को बचाव करने के लिए इसको बनाया गया था। और यह जो है 21,196 किलोमीटर लंबी है, और आप देखें 9.1 मीटर इसका जो दीवार है उसकी मोटाई है, और ये 15 मीटर अर्थात 50 फीट ऊंची है। दीवार पर क्या है कि अनेक वॉच टावर भी लगाए गए हैं, और इनमें धुआं के संकेत भेजने के लिए 7,000 वॉच टावर हैं जो सैनिक और बीकन के ब्लॉक हाउस के रूप में हैं। देखिए इस टाइप में चीन की दीवार दिखाई दे रही है। ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष से देखने पर धरती की कुछ चीज़ दिखे ना दिखे, लेकिन चीन की दीवार दिखाई देती है, ऐसा माना जाता है। यदि आपके आज जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं और आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।